नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए ईवीएस का टेस्ट यानी पर्यावरण के लिए। दोस्तों पर्यावरण के हमने इसमें 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं और आपको 50 में से 45 के आंसर देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए टेस्ट को ईमानदारी से देखना, ईमानदारी से समझना, और जब आपका टेस्ट फिनिश हो जाए तो अपना स्कोर जो भी रहे उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है और किस तरीके से चल रही है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अच्छे से मैं भी आपको आंसर बताऊंगा, आप भी आंसर ईमानदारी से दीजिएगा और जरूर अपना स्कोर बताइएगा मुझे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला क्वेश्चन से पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटक होते हैं। अब हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं इसमें दो घटक होते हैं, एक तो अजैव होते हैं, एक जैव होते हैं। यहाँ पर हमारे अजैव घटकों की बात की जा रही है तो हम देखेंगे अजैव घटक में कौन कौन से आते हैं। मृदा, वायु, जल और जंतु, वनस्पति या सूक्ष्म जीव, या फिर दोनों आते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में हमारे मृदा, वायु और जल जो प्राकृतिक होते हैं वो आते हैं, मतलब मिट्टी, वायु यानी हवा और जल यानी पानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन उपाय किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात ये कह रहा है कि जो प्राकृतिक वातावरण में, हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें वन में रहने वाले जीवों के सुरक्षा के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो जब हम जो वन में रहने वाले जीव हैं उनके लिए बहुत सारे हम उपाय करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना भी करते हैं, बिहारों की स्थापना भी करते हैं, सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। जो प्रवाल भित्ति होता है उसके निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव, मतलब छोटे से छोटे जीव होते हैं जो भाग लेते हैं, वो कौन होते हैं। सिलेंड्रेट समुदाय के सूक्ष्म जीव होते हैं, या समुद्री केकड़े होते हैं, या जो फाइटो होते हैं, या जूप्लेक्टन्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, सिलेंड्रेट समुदाय के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ऑप्शन ए आंसर सही होगा। निम्नांकित में से कौन सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब सागरीय भोजन की बात कर रही, मतलब यहाँ पर जो समुद्रीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं, महाझींगा, ओयस्टर या केकड़ा या फिर सभी। तो इसमें ध्यान रखना, जो आपके सागरीय उत्पाद में भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं वो महाझींगा, जो बड़े बड़े झींगा होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं, केकड़े भी यूज किए जाते हैं, ओएस्टर भी यूज किए जाते हैं। यानी ऑप्शन डी आंसर आपका सही है, मतलब ये तीनों चीज़ें आपके सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जैव विविधता किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र में पाई जाती है। जो आपकी जैव विविधता होती है वह किस प्रकार के परिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। वन परिस्थितिक तंत्र, स्वच्छ जलीय परिस्थितिक तंत्र, या सागरीय परिस्थितिक तंत्र, या फिर अर्ध शुष्क परिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ पर जैव विविधता की बात हो रही है, वो जैव विविधता है वो आपके किस प्रकार के परिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। तो इसमें आपको बताना है, ये आपका आंसर होगा वन परिस्थितिक तंत्र। जो जैव विविधता होती है, विविधता मतलब डिफरेंट होते हैं, किस प्रकार के परिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है, वन परिस्थितिक तंत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ए आंसर राइट। नेक्स्ट है, वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक महत्वपूर्ण है। यदि हमारे वनों का विनाश हो रहा है, वनों का नुकसान हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, तो उनका कारण क्या है। वनों का कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, या फिर वनाग्नि, या वनों की कटाई, या फिर सभी। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी आंसर सही होगा, क्योंकि वनों का कृषि में परिवर्तन। देखिएगा आजकल हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो अब कृषि के लिए भूमि भी आवश्यकता है। भूमि तो लेकिन लिमिटेड है, लेकिन जनसंख्या लिमिटेड नहीं है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो कृषि के लिए भी हमें जमीन की आवश्यकता है, इसलिए वनों को काट रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। और वनाग्नि, वनों में, अब वनाग्नि का मतलब होता है वनों में आग लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उनको ज़मीन की ज़रूरत है। वनों की कटाई क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वनों में काटने के बजाय उनको जगह मिल जाएगी, लोग रहेंगे वहाँ पे। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में पाया जाता है। जो ककोलत जलप्रपात है यह बिहार के किस जिला में पाया जाता है। गया में, मुंगेर में, रोहतास में, या नवादा में। तो इसमें अच्छे से याद करना, जो आपका ककोलत जलप्रपात है ये बिहार के कौन से जिला में पाया जाता है। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, नवादा में।
जो आपका नवादा जिला है बिहार में, वहाँ पर पाया जाता है। कई लोग इसको क्या गया लगा देते हैं, ध्यान रखना गया क्यों लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ से नदी निकली हुई है, इसलिए दिमाग में आता है कि नवादा नहीं है, एक गया है। तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा, नवादा। नेक्स्ट है संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन में से निम्नलिखित क्षेत्र में लाभ होता है। जो आपके संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन होते हैं, इनसे लाभ कौन से क्षेत्र में होता है? कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, या पशुपालन क्षेत्र में, या सभी में? तो ध्यान रखिएगा जो वाटर शेड प्रबंधन होते हैं, इससे हमारे कृषि को भी लाभ होता है, बागवानी को भी लाभ होता है, और पशुपालन को भी लाभ होता है। यानी ऑप्शन डी आंसर सही होगा कि इसमें सभी क्षेत्रों में लाभ होता है। किसका? वाटर शेड प्रबंधन का। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्र विशेष में मृदा, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? जो आपका क्षेत्र विशेष में मृदा मतलब मिट्टी, जल तथा वनस्पतियों के संरक्षण कार्यक्रम, उनकी सुरक्षा के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनके लिए क्या कहते हैं? संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन, या फिर जल संचयन कार्यक्रम, वनस्पति की उपस्थिति के कारण, या फिर सभी। यहाँ पर मृदा और जल और वनस्पति की बात कही जा रही, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो जल की बात आ जाती है तो जल के लिए कौन सा करते हैं? संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन, और जल संचयन कार्यक्रम भी जल के लिए करते हैं, और वनस्पति की उपस्थिति के कारण आपका वनस्पति भी करते हैं, और आपका मृदा इनसे रिलेटेड है। तो यानी हम इन सभी के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कानून होता है वो किस वर्ष से प्रभावी है? 1985 से, 1986 से, 1972 से, और 1996 से। तो इसमें ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर होगा, जो आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून है वो कब से है? आपका 1986 से है, 1986 से अधिनियम लागू है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागर में संचित है? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत महासागर मतलब जल का जो है महासागर में भाग छुपा हुआ है? 67%, 87%, या फिर 77%, या 97%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखना, 97% पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल है जो महासागरों में संचित है? तो वो कितना? 97% पृथ्वी का जो जल है वो महासागरों में संचित है, मतलब इकट्ठा है। ठीक है। भारत के लगभग कितने प्रतिशत गांवों में पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है? मतलब आपके भारत में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर आपको आज भी स्वच्छ यानी अच्छा पानी पीने योग्य नहीं मिलता है? 60%, 70%, 80 या 90%? तो इसमें ध्यान रखना, आज भी हमारे भारत में 80% ऐसे गांव हैं, ग्रामीण एरिया हैं, जहां पर आज भी लोगों को पानी नहीं मिलता। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि पानी हमारे देश में कितना ज़रूरत है, लोगों को पानी की कितनी ज़रूरत है। लोग हर चीज़ पे राजनीतियां करते हैं, लेकिन कभी इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं कि आज भी हमारे देश में लोगों को पानी की किल्लत है। चलिए नेक्स्ट है, खेती के लिए कितने प्रतिशत जल की ज़रूरत होती है? जब आप खेती करते हैं यानी आप कृषि करते हैं तो आपके लिए कितने प्रतिशत वहाँ पे जल की ज़रूरत होती है? 60%, 80%, या 70%, या 30%? जो आपको कृषि करने के लिए 70% जल की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप गेहूँ बोते हैं, या चने बोते हैं, या मटर बोते हैं, कुछ भी होते हैं, सभी पेड़ पौधों के लिए देखो पानी की आवश्यकता होती है। पहले आपको निराई सिंचाई के लिए, फिर बुआई के लिए, फिर निराई गुड़ाई के लिए, सभी के बाद हमारा पानी लगता है। शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो हमारा शुद्ध जल मिलता है सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? झरना, नदी, झील, या फिर कुआं? तो ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर आपका होगा कि मतलब आपको जो शुद्ध जल सबसे अच्छा कहाँ से मिलता है? शुद्ध जल आपको सबसे अच्छा कहाँ से मिलता है? देखो झरना से इतना अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग बाग जाते हैं झरनों में, नहाते हैं, गंदगी करते हैं। नदियों में तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपके पशु पक्षी सब वहीं रहते हैं, मनुष्य भी गंदियाँ करते हैं। झीलों में भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कुएं से जो पानी है वो आपका बिल्कुल शुद्ध मिलता है, क्योंकि जो कुआं होता है बहुत गहरा होता है, और आपकी कुएं के आइट साइड से छोटे छोटे मतलब पानी निकलता रहता है, वो मतलब ज़मीन के अंदर से आता है, तो बड़ा स्वच्छ ही पानी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आंसर आपका सही होगा।
नेक्स्ट है दूषित जल से फैलने वाला रोग है। यदि आप गंदा पानी पीते हैं तो इससे जो रोग फैलता है वो कौन सा फैलता है? हैजा, चेचक, मलेरिया या क्षय रोग। तो ध्यान रखना, जब आप दूषित यानी गंदा जल पीते हैं तो उससे आपको हैजा फैलता है। कई लोग इसको मलेरिया बोल देते हैं, लेकिन मलेरिया नहीं है। मलेरिया ध्यान रखना मच्छरों के काटने से होता है, मलेरिया गंदा जल पीने से नहीं होता है। गंदा जल पीने से आपको हैजा होता है। ठीक, आप लोग अपने आंसर ईमानदारी से लगाना, समझते भी जाना और अपने आंसर बताना। नेक्स्ट है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ही भरा है? जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ही भरा है? 31%, 51% या 61% या 71%। तो इसमें ध्यान रखना, आपका जो पृथ्वी का भाग है वह 71% आपका किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है। ऑप्शन डी आंसर इज राइट हुआ। भाखरा नंगल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो भाखरा नंगल परियोजना है वह कौन से राज्य से संबंधित है? भाखरा नंगल मतलब कौन से राज्य में बनी है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो किस में बनी है? भाखरा नंगल आपकी पंजाब से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए आंसर सही है। नेक्स्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया था? जो आपका हीराकुंड प्रोजेक्ट है यह गोदावरी, सतलज, गंगा या महानदी? तो हीराकुंड प्रोजेक्ट है जो आपका कहाँ बनाया था? महानदी पर बनाया गया था। ऑप्शन सी आंसर सही होगा। मेघालय के मौसीराम, मेघालय में जो मौसिनराम में कितने सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है? और क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो वो भी मौसिनराम में होती है। ठीक है, और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने सेंटीमीटर वहाँ पर वर्षा होती है? तो आप कहेंगे कि 1200 सेंटीमीटर मौसिनराम में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर जल खर्च हो रहा है? मतलब भारत में प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति पर कितना पानी खर्चा हो रहा है, कितना जल खर्चा हो रहा है? तो जैसे 26 लीटर या 36 लीटर, 40 लीटर या फिर 20 लीटर। तो ध्यान रखना, भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर आज वर्तमान में 26 लीटर पानी खर्च हो रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि हर आदमी 26 लीटर कर रहा है, कोई आदमी बेचारा नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग उसके डबल कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा कर देते हैं। तो ये सिर्फ एक एवरेज लगाया जाता है कि इतने पानी हमारा खपत हो रहा है और इतनी जनसंख्या, उसके हिसाब से उसका रेशियो बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हर आदमी 26 लीटर ही यूज करता है पानी। ठीक है, बट इनके रेशियो के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 26 आंसर वो ए आंसर सही होगा, यानी 26 लीटर। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए लगभग कितने जल की आवश्यकता होती है? आपको यदि 1 हेक्टेयर भूमि सिंचाई करना है तो लगभग कितने जल की आवश्यकता होगी आपको? 75 घन मीटर की, या फिर 70 घन मीटर की, या 80 घन मीटर की, या फिर 60 घन मीटर की? तो इसमें ध्यान से देखना अच्छे से, आपका जो ज़रूरत लगेगा वो कितना? 75 घन मीटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब है आपका, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ईमानदारी से आंसर देंगे। जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहने के कारण पानी की मांग कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? जो जनसंख्या वृद्धि स्तर है उसके गतिमान रहने के कारण पानी की मांग कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? 21 वर्षों में, 18 वर्षों में, 15 वर्षों में या 12 वर्षों में? तो इसमें ध्यान रखना, आपका जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहने के कारण ये कहा जा रहा है कि यदि आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो ऐसा किस दिन होता है या कितने समय में होता है कि आपको पानी दुगना लगने लगता है। मतलब यदि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो 21 वर्षों में पानी दुगना लगने लगता है। यदि आज हमारे भारत में मान लिया कि 50 लीटर की आवश्यकता है और 21 साल बाद इसी पानी को हमें 100 लीटर खपत करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या 21 वर्ष में इतनी बढ़ जाती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, गुजरात, आंध्र प्रदेश या केरल? नागार्जुन, तो नागार्जुन कहाँ से होगी आपकी? नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये कैसे है आपकी? आंध्र प्रदेश से। परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण क्या हैं? परिस्थितिक तंत्र में वन, नदी, मरुभूमि या फिर सभी? तो देखिएगा, परिस्थितिक तंत्र में आपकी वन भी आते हैं, नदी भी आती है और मरुभूमि यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है,
संकटग्रस्त प्रजातियों की सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है? जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूचीबद्ध, मतलब ऐसी प्रजातियां जो लुप्त होती जा रही हैं, जो संकट में हैं, जो परेशानियों में हैं, उनकी सूचीबद्ध करने वाली पुस्तकों, जो उनको इकट्ठा करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, उनके बारे में आपको डेटा उपलब्ध कराते हैं, उन को क्या कहते हैं? ब्लू डाटा बुक या ग्रीन डाटा बुक या रेड डाटा बुक या फिर सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? रेड डाटा बुक इनको कहते हैं, जो आपको इस प्रकार के डेटा प्रोवाइड कराती हैं। ऑप्शन सी आंसर सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं? यानी कौन से कारक हैं जो हमारे वन में रहने वाले जीवों को संकट में, परेशानियों में डाल देते हैं? पर्यावरण प्रदूषण, वन विनाश, शहरीकरण या फिर सभी? तो देखिएगा, आपके पर्यावरण प्रदूषण होगा तो अपने जानवरों को नुकसान होगा, वन में रहने वाले जीवों को परेशानियां होंगी, सांस लेने में परेशानियां होंगी, इधर उधर भागेंगे। वन का विनाश, यदि आप वनों को काटेंगे तो भी नुकसान होगा, बेचारों को रहने को जगह नहीं मिलेगी। शहरीकरण, अब आप जब वन को काटेंगे तभी शहरीकरण करेंगे। इसका मतलब है इन सभी कारणों से वन के जीवों को परेशानियां होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आंसर आपका सही रहेगा। जैव विविधता के दृष्टिकोण में कौन सागरीय पारिस्थितिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है? यानी जो जैव की विविधता है, जीवों की विविधता है, उसके दृष्टिकोण में सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रवाल, भित्ति पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय जल क्षेत्र या फिर अप्रकाशीय मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का ए आंसर सही होगा, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट, जो हमारा व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नांकित में से किस समुदाय के जीव हैं? जो आपकी मछली है, व्हेल मछली है, सील मछली है, डॉल्फिन है, ये किस समुदाय के जीव हैं? ये क्या फाइट्रो प्लेक्टन्स हैं या जू प्लेक्टन्स हैं या नेक्टोन हैं या फिर सभी हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये नेक्टोन प्रजाति के जीव हैं, नेक्टोन समुदाय के जीव हैं। ऑप्शन सी आंसर सही हो। नेक्स्ट, वन संरक्षण के लिए निम्नांकित में से कौन उपाय किए जा सकते हैं? यदि आपको वन संरक्षण करना है तो उसके लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए? रक्षात्मक वानिकी या वाणिज्य वानिकी या सामाजिक वानिकी या फिर सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्योंकि आपको वन संरक्षण, आपको वनों की सुरक्षा करनी है तो आपको जो आपकी रक्षात्मक वानिकी होते हैं वो भी जरूरी है, आपको वनों की रक्षा करनी चाहिए। वाणिज्य वानिकी, जो आपके वाणिज्य विभाग होते हैं वहाँ से आपको देखना चाहिए। सामाजिक, आपको अपने समाज से बात करनी चाहिए, मतलब ऑप्शन डी आंसर सही होगा। पर्यावरण दृष्टि से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक हैं? आपकी जो पर्यावरण दृष्टिकोण है, इससे आपके देश में कितने प्रतिशत भाग में वनों की आवश्यकता है? क्योंकि जब वन नहीं होंगे तो आपका जीवन संभव नहीं है, वन होना बहुत जरूरी है। 33%, 50%, 17% या 70%? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका 30 का ये आंसर सही होगा, यानी 33%। 33% वनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? जो आपके पौधे होते हैं, पौधों की जड़ों में जो जल को बूंदों के रूप में, जो बूंद बूंद गिरा के आप पौधों की सिंचाई करते हो, उस विधि को हम क्या कहते हैं? लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म धार सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या फिर लघु सिंचाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ड्रिप सिंचाई, क्योंकि आप देखो बूंद बूंद की बात हो रही, तो आपका ड्रिप का मतलब होता है बूंद, तो बूंद सिंचाई यानी ड्रिप सिंचाई हम इसको कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर सही। निम्नांकित में से कौन सा कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? यानी इनमें से कौन सा कारक है जो आपकी भूमि के जल धारक क्षमता को नष्ट करता है? रासायनिक उर्वरक, जैविक उर्वरक या कंपोस्ट या फिर ये सभी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें रासायनिक उर्वरक ऐसे होते हैं जो आपकी भूमि जलधारक क्षमता को नष्ट करते हैं, क्योंकि रासायनिक बहुत ही डेंजरस होते हैं और आपकी जो भूमि जमीन में जाते हैं, इससे क्या होता है? आपका जल का स्तर कमजोर होता जाता है, मतलब भूमि कमजोर होती है, इसलिए वो उतना पानी को इकट्ठा नहीं कर पाती। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कानून किस वर्ष
अस्तित्व में आया था? जो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है वह किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1996 में, 1998 में, या 1980 में, या 2000 में? तो इसका अच्छे से ध्यान रखना कि जो आपका पर्यावरण अधिनियम सुरक्षा नियम है वह किस वर्ष अस्तित्व में आया गया था, इसकी बात ये कही जा रही है। तो 1996 में ये हमारा अस्तित्व में आ गया था। वर्ष 1901 में से 1991 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? यानी 1901 से लेके 1991 के बीच में भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? 3.5 गुना हुई है, 2 गुना हुई है, 5 गुना, या 1.5 गुना हुआ है? तो आप कह सकते हैं इसमें आपका 3.5 गुना हुई है, क्योंकि भारत में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, आप सभी को भी पता है। और भारत में जनसंख्या बढ़ना कोई छोटी चीज़ थोड़ी है, आसान है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहा जाता है? आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहते हैं? वायु के आवरण के कारण कहते हैं, या फिर जल की उपस्थिति के कारण कहते हैं, वनस्पति की उपस्थिति के कारण कहते हैं, या फिर मिट्टी चट्टानों के कारण कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल की उपस्थिति के कारण। आपका जो पानी होता है वो नीला होता है, और जल की उपस्थिति के कारण ही हम इसको नील ग्रह कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः कितना प्रतिशत भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है? यानी कितने प्रतिशत आपकी भूमि का जल है जो उपयोग में किया जा सकता है? 60%, 70%, 80 या 90%? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा 90% आपका भूमिगत जल का उपयोग किया जा सकता है, 90%। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल शुद्ध और स्वच्छ पाया जाता है? शुद्ध और स्वच्छ एक ही होता है, बस उसको सिर्फ 2 शब्द लगा दिए। मतलब पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल आपका शुद्ध पाया जाता है या स्वच्छ पाया जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। 5%, 1.5%, या 0.3%, या 3%? तो आपका जो पृथ्वी पर जल होता है वो 3% आपका स्वच्छ पाया जाता है, यानी शुद्ध पानी पाया जाता है। सोचो कितना पानी होगा पृथ्वी पर, जब 3% में सारा हमारा भारत चल रहा है, पृथ्वी पर चल रहा, दुनिया चल रही, तो 3% में ही चल रहा है काम, मतलब बहुत होगा पानी। 1 पौंड कागज उत्पादन के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? जो आपका कागज का उत्पादन होता है उसके लिए लगभग कितना पानी की आवश्यकता होती है? 8 लीटर, 10 लीटर, या 12 लीटर, या 15 लीटर? तो इसमें जो आपका रहेगा कितना होता है? 10 लीटर। यदि आपको 1 पौंड कागज उत्पादन करना है तो लगभग उसमें 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए बोलते हैं पानी को सेव करो, पानी को बचाओ, और कागज वगैरह को भी बचाओ, क्योंकि जितने आप कागज खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे, उतने कागज आपको बनाना पड़ेंगे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो आपकी कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, या राजस्थान? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है आपकी राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन सी आंसर सही रहेगा। भूमंडलीय जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है? जो आपका भूमंडलीय जल है इसका कितना प्रतिशत लवणीय जल है? 96%, 97%, या 94, या 98%? तो इसका आंसर सही देना 97% है। हमारा भूमंडलीय जल का कितना प्रतिशत लवणीय जल है? 97% है। ठीक है। देखो अब हम लगभग 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे से इस टेस्ट को दे रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और अपने क्वेश्चंस के आंसर ईमानदारी से दे के मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और जब वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को तो शेयर जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र अजैविक घटक हैं? यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक पूछे जा रहे हैं। वायु, मृदा, जीव जंतु, वनस्पति, मृदा, जल। और आपका जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, या वायु, खनिज, जल? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? वायु, खनिज और जल। अजैविक घटक की बात कही जा रही तो आपके वायु, खनिज और जल। ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर इज राइट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है वो आपका 5 जून, 5 जुलाई, 20 जुलाई, या 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त
किए जाने की आवश्यकता है। यानी आजकल हमें ऊर्जा की काफ़ी ज़रूरत है और ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए ऊर्जा संकट से उबरने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाने की आवश्यकता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या भूगर्भीय तापीय ऊर्जा या सभी? तो इसमें हमारे लिए सभी ऊर्जाओं की आवश्यकता है। पवन ऊर्जा यानी जो हमारी पवन चक्कियाँ होती हैं वैसे हम ऊर्जा डेवलप करते हैं। सौर ऊर्जा यानी सूर्य की रोशनी से हम ऊर्जा बनाते हैं। भूगर्भीय तापीय ऊर्जा जो हमारा जो पृथ्वी का ताप होता है उससे हम ऊर्जा को निर्माण करते हैं। यानी हमें सभी ऊर्जाओं की अभी आवश्यकता है। मेधा पाटकर संबंधित है। मेधा पाटकर आपकी एपिको आंदोलन से हैं या चिपको आंदोलन से हैं या शांत घाटी आंदोलन से या नर्मदा बचाओ आंदोलन से? मेधा पाटकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ध्यान रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध है। तो मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऑप्शन क्या होगा? डी आंसर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पर्यावरण जागरूकता के दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन है। भारत में पर्यावरण जागरूकता से दृष्टिकोण से चलाए गए प्रमुख आंदोलन कौन से? एपेक्को आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, नर्मदा आंदोलन हमारा बचाओ आंदोलन जो था पर्यावरण से था, या फिर शांति घाटी आंदोलन या पर्यावरण से था, या फिर सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा आपके सभी, यानी जो सभी आंदोलन है ये कहाँ से? पर्यावरण में जागरूकता की दृष्टि से चलाए गए थे। क्योटो सम्मेलन का आयोजन कौन से वर्ष में हुआ था? 1992 में, 1995 में, 1997 में या 2000 में हुआ था? तो इसमें 1997 में हुआ था क्योटो सम्मेलन का आयोजन, वर्ष 1997 में। विश्व तापमान में वृद्धि यानी जो ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम क्या है? वर्षा की कमी, जलवायु में परिवर्तन या सूखा, अकाल व बाढ़ या सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर सही होगा, क्योंकि देखो विश्व में जो तापमान में वृद्धि हो रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, उसके दुष्परिणाम ये, क्योंकि एक तो वर्षा ज़्यादा नहीं होती है, आप जलवायु में परिवर्तन होता जाता है, कभी भी वर्षा हो जाती है, कभी भी ठंडा हो जाता माहौल, कभी भी कुछ भी हो जाए, सूखा भी पड़ रही है, वर्षा नहीं होगी तो सूखा पड़ेगी, अकाल बाढ़ें भी आ रही हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? इसका डी आंसर सही होगा। वर्षा जल का पीएच मान कितना होगा पर इसे अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं? जो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.6 से कम, 7 से कम या 0 से कम या 10 से कम? तो जो आपका पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट आपका है अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान। जो अत्यंत क्षारीय जल होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? आपका 0, 7, 10 या 14। उनका जो क्षारीय मान होता है वो हमारा कितना होता है? 14 होता है। और अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान क्या होता है? अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान 0 होता है। ठीक है, अत्यंत अम्लीय जल का पीएच मान 0 होता है और अत्यंत क्षारीय जल का पीएच मान 14 होता है, यानी 14 होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हमने फिनिश कर दिया है। 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में हमने फिनिश कर दिए। अब आपसे उम्मीद है कि आप अपना टेस्ट ईमानदारी से देंगे और आपके जो भी नंबर हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से संबंधित एनसीईआरटी के नोट्स मंगाना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर अपना नाम और अपना एड्रेस लिखकर मुझे भेजिएगा व्हाट्सएप पर। वहां पर आपको नोट्स की डिटेल मिल जाएगी और नोट्स बुक हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोग भेज देते हैं और सारे नोट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हैंड रिटन बनाए गए हैं जो आपके लिए सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं। थैंक यू।